हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज फिर से लेके आए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 1 का ए प्राकृतिक संसाधन। जो हम पिछले वीडियो में देखे थे, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला दिया है, ये जो भी प्रश्न है आपके जो चैप्टर के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं वही प्रश्न है। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। दिया है पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टिक आउट करने वाला है उसका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। मतलब पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण, जो भूमि क्षरण है, उसका निम्न में से मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो जो पंजाब में मुख्य कारण है भूमि निम्नीकरण का, तो वो है वनोन्मूलन। वहाँ पे वनों की कटाई बहुत तेज़ी से होती है या हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है, किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है। तो मतलब सोपानी का अर्थ हो गया कि एक के बाद एक, जैसे कि जब धान के बाद किस चीज़ की खेती करना है, जैसे होता है रबी, खरीफ और जायदा या गर्मा फसल, इस तरह से है सोपानी कृषि। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। बिहार में भी दिया है तो केवल बिहार का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, न कि पठारी क्षेत्र, जैसे कि छोटा नागपुर का क्षेत्र जो आता है वो उसमें नहीं। तो जैसे गंगा के जो उत्तरी और दक्षिणी भाग है उसमें। तो इसमें सही आंसर होगा बिहार का मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है। मतलब मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। कहाँ पे है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मतलब जो मेढक का प्रजनन दर को कम करना या मेढक के जो प्रजनन की क्षमता को खत्म करने का या प्रभावित करने वाला रसायन कौन सा है। तो वो दिया है ऑप्शन बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो सही आंसर होगा एड्रीन। जो एड्रीन है, एड्रीन रसायन के कारण ही मेढक में प्रजनन की क्षमता कम होती है या प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। जो काली मृदा है उसको दूसरे नाम में क्या जानते हैं। बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या है, तो रेगुर मिट्टी। ये जो रेगुर मिट्टी है ये काली मृदा का दूसरा नाम है। काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है और ये मुख्य रूप से भारत में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के राज्यों में देखने को मिलती है या पाई जाती है। अब आता है लघुत्तरीय प्रश्न। मतलब छोटे से वाक्यों में, बहुत कम वाक्यों में इसके आंसर देने होते हैं। यहाँ पे है कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। मतलब जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किन राज्यों में है उनका नाम बताइए। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। अर्थात
जलोढ़ मिट्टी किस किस राज्यों में या किन राज्यों में पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल की खेती की जा सकती है, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है जो आपको बताया गया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि। मतलब गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन, अर्थात गन्ना की खेती होती है, धान की खेती के लिए उपयुक्त है, मक्का के और तिलहन के लिए ये जो जलोढ़ मृदा है वो बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसका है आंसर कि पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने हेतु सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्चय कृषि कहते हैं। जो सीढ़ीनुमा कृषि किया जाता है उसे ही समुच्चय कृषि कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है, तो जब यह अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि जो जल का बहाव तेजी से होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। इससे मृदा अपरदन रोका जा सकता है। जो मिट्टी का अपरदन है, क्षरण है, उसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो किससे? समुच्चय कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? अर्थात जहाँ पे पवन द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है या क्षरण होता है, जहाँ पे मिट्टी का बहाव होता है हवा द्वारा। जब देखते होंगे कि बहुत तेज जब हवा चलती है तो धूल कण भी उसके साथ बहुत तेजी में उड़ते हैं। तो कौन सी पद्धति उपयोग में लाई जाती है जिससे पवन क्षरण द्वारा मिट्टी का जो अपरदन है वो कम हो जाए? अपरदन मतलब वो जो परत है उसकी जो हवा द्वारा खत्म होती है। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है। जो फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित कर की जा सकती है या की जाती है, यानी पट्टिका पद्धति होती है। देखते हैं कि हवा किस तरफ से अधिकांशतः आती है उस तरफ कहीं कहीं पे या एक पट्टी की तरह सीधे ऐसे लाइन की तरह, ये जैसे मान लीजिए एक खेत हो गया तो इसमें ऐसे करके वहाँ पे घास लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है जब हवा तेज़ी में चलता है तो घासों के बीच जो भी मिट्टी उड़ती है वो घासों में फंसकर वहीं पे रह जाती है, जिसके कारण मृदा अपरदन कम हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है? वहाँ पे मृदा की क्या विशेषता है? वहाँ की मृदा होगा, यहाँ पे मदा नहीं होगा। वहाँ की मृदा का क्या विशेषता है? भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है, मतलब किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है उसके बारे में बताना है। तो गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, मतलब गंगा नदी कहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो पश्चिम बंगाल। महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण होता है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों में होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालमिया लिए होता है।
तो जो विश्व, ये तो हो गया कि डेल्टा का निर्माण भारत के किन किन भागों में होता है। तो गंगा, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी होगा, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा बनाया जाता है उसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये रामसर साइट्स भी है, इसको रामसर साइट्स भी घोषित किया गया है। और उसके अलावा महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियाँ जो है वो पूर्वी तट में ये भी डेल्टा बनाती है। पूर्वी तट हो गया यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। जो फसल चक्रण या अर्थात हो गया कि एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाना, एक ही फसल को बार बार न लगाना, इस तरह से। तो फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार से सहायक है, इसके बारे में। दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन फसल को उगाना फसल चक्रण कहलाता है। मतलब दो फसलों के बीच में एक जो दलहन फसल की कृषि करना ही फसल चक्रण कहलाता है। इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि दलहनी पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु पाए जाते हैं। जो क्या होता है, दलहनी फसलें होते हैं उनके जो जड़ें होते हैं उनमें क्या पाया जाता है मुख्य रूप से, तो नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो पाया जाता है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो दलहनी फसलों के, दलहनी पौधों के। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजनी स्थिरीकारक जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जल आक्रांता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। मतलब जल आक्रांता यानी बहुत ज़्यादा जल होना जल आक्रांता कहलाता है। एक जो लिमिट होता है, लिमिट से ज़्यादा वर्षा होना या लिमिट से ज़्यादा वर्षा कहीं पे पानी का रिसाव होना, वो क्या होता है, जल आक्रांता। क्योंकि वो मिट्टी को अपने साथ साथ काटते या बहाकर ले जाता है, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। तो ये जल आक्रांता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, देखते हैं। अति सिंचाई से जल आक्रांता की समस्या पैदा होती है। जो अत्यधिक सिंचाई होता है जहाँ पे, वहाँ पे जल आक्रांता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पे होती है, इसको देखिए। ये होता है मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है उस तरफ में होता है, जल होता है। इसके कारण निम्न हैं, इससे भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इस कारण से जल आक्रांता के कारण से भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। जल आक्रांता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। जो जल आक्रांता होता है जिसके कारण लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं, भूमि के निम्नीकरण के लिए या भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी होते हैं, या भूमि को उपजाऊ रहित बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति घट जाती है। पहले ही बोले कि निम्नीकरण का अर्थ होता है कि उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है या घट जाती है, और धीरे धीरे भूमि क्या होती है, वो बंजर हो जाती है। जल आक्रांता एक बड़ी समस्या है जो मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से जो जल आक्रांता है वो क्या करती है, मृदा अपरदन में मुख्य भूमिका
निभाती है। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। आपको क्या करना है, मृदा का संरक्षण कैसे करना है उस पर एक निबंध लिखना है। तो देखिए कैसे लिखा जा सकता है। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो मृदा तंत्र है वो मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी जो इकोसिस्टम का जो मिट्टी है, इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है। और मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी क्या होता है? जो पृथ्वी के ऊपरी परत होती है उसी को मिट्टी हम कहते हैं, ना कि भीतरी परत को या अंदरूनी परत को। हम आगे बताएंगे कि पृथ्वी कितने परतों में बांटा गया है, मिट्टी के कौन से भाग में क्या क्या पाया जाता है। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक यह न केवल पौधे के विकास का माध्यम है, यहाँ पे माध्यम होगा, माध्यम नहीं होगा, माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। पृथ्वी न केवल पौधे के विकास का माध्यम है, बल्कि ये विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का भी पोषण करती है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है और देश की नियति का निर्धारण भी करती है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति और संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाती है। यानी जो मृदा का निर्माण है वो एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। यह नहीं है कि जैसे कि 100 साल 200 साल में पूर्ण हो जाती है मृदा निर्माण। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। और मृदा का जो नष्ट होता है वो केवल मृदा नष्ट नहीं होता है, बल्कि उसके कारण संपत्ति और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भूक्षरण कहलाता है। यहाँ पे भूक्षरण होगा, भूक्षरण कहलाता है। यह मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। मृदा का क्षरण कई कारणों से होता है। वायु और जल से तेज बहाव, जल आक्रांता से, अति पशुचारण से, खनन, रसायनों का अधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रियाओं द्वारा होता है। वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि, फसल चक्रण, समुच्चय कृषि इत्यादि द्वारा भूक्षरण को रोकना मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका है। देखिए मृदा क्षरण जो होता है वो निम्न कारणों से होता है। जैसे तेज वायु जो हवा चलती है, पवन चलती है तेज, उसके कारण होता है। अत्यधिक जो वर्षा होता है या जल होता है जो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है, या जल आक्रांता जैसे कि ऊपर इसके पीछे वाला क्वेश्चन में बताया गया है, उसके कारण। इसके साथ साथ अति पशुचारण, एक होता है पशुचारण, एक होता है अति पशुचारण। अति पशुचारण का अर्थ ये हो गया कि वहाँ जहाँ पे पशु चराया जाता है वहाँ के एक भी घास तक पशु न छोड़े, जिसके कारण नई घास न उग पाना ही अति पशुचारण कहलाता है। उसके साथ साथ जो खनन होता है, खनन जैसे कि मिट्टी को काट कर एक कुआं बनाकर जैसे भी खनन करके अंदर से खनिज लवण निकालना ही वो भी मृदा क्षरण के कारण है। इसके साथ साथ रसायनों का अत्यधिक उपयोग, जैसे कि आजकल कृषि कार्य में बहुत सारे रसायन का उपयोग किया जाता है, जैसे यूरिया हो गया, फास्फोरस हो गया इत्यादि, जो भी है अत्यधिक रसायनों का उपयोग किया जाता है, अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। और इसके रोकने का एक मुख्य कारण जो है वो है वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं। पट्टिका कृषि उसे कहते हैं जहाँ पे
घास लगाकर और कृषि की जाती है, जिससे वायु और जल द्वारा जो मिट्टी का अपरदन होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। फसल चक्रण समुच्चय कृषि द्वारा भूक्षरण को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा को बाधा पहुंचती है और इनकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। जो वृक्षारोपण ही है वो बड़ी शर्त जो मृदा संरक्षण में भूमिका निभाती है और जो इनकी पत्तियां है, इनकी पत्तियों से ह्यूमस जो प्राप्त होता है वो जो मृदा या मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा संरक्षण में सहायक होता है। आजकल रासायनिक खाद का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि जो भी कृषि कार्य पद्धति है उसमें रासायनिक खाद की जगह पर जैविक खाद का उपयोग का बढ़ावा करना चाहिए, जिससे फसल की जो क्षमता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका जो योगदान है नगण्य है, स्पष्ट करें। मतलब भारत में बहुत ज़्यादा पशु हैं, लेकिन जो अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत नगण्य है। तो इसका मुख्य कारण ये है अधिकांशतः कि पशु तस्करी होते हैं, ये अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करते हैं। देखते हैं आंसर में क्या है। भारत में पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी है। विश्व में जो भारत है वो अग्रणी है, मतलब शीर्ष देशों में खड़ा है। किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भारत में है पर्याप्त पशुचारण के लिए या पशु के चारा के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से इसका पशुपालन यानी जो पशु के पालन में प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि 2-3 वर्षों में अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। मतलब जो बंजर भूमि है या 2-3 साल पे एक बार बोया जाता है, तो अगर उनको भी कृषि योग में लाया जाए तब भी क्या होगा, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा और मात्र 54% ही रह पाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान का कारण निम्न है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य कारण जो है निम्न है, वो कौन कौन से कारण है देखते हैं। यहाँ निम्न है या निम्नलिखित है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। दिया है उन्नत पशु नस्लों का पर्याप्तता। जैसे उन्नत जो पशु नस्ल है उसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है अपने भारत देश में। चारागाह के लिए भूमि की कमी। पिछले ही पैराग्राफ में आपको बताया कि भारत में चारागाह भूमि की कमी है। वैज्ञानिक प्रणाली और तकनीकी ज्ञान का अभाव। मतलब वैज्ञानिक प्रणाली और तकनीकी ज्ञान का मतलब कि किस हिसाब से पशुओं का पशुपालन किया जाए या उनके लिए जो भी खाद्य सामग्री है उन कैसी व्यवस्था की जाए, इस चीज़ का अभाव है। जो एक वैज्ञानिक तरीके से की जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सक्षम होती है।
बढ़ती जनसंख्या का अतिदाब, जो बढ़ती हुई जनसंख्या का अतिदाब जो है वो भी पशुपालन का नगण्य होने का कारण है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जब लोगों का आवास की आवश्यकता होती है तो वो क्या करते हैं, खेतों और जंगलों को काट कर वहाँ पे घर बनाते हैं, जिसके कारण से पशुधन का नगण्य होना होता है। और पशुधन के अलावा कृषि का भी नगण्य में जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है, बढ़ती जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है। पूंजी का अभाव, और भारत में सभी के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है जो कि पशुधन में लगा सके या पशुपालन में लगा सके। आप इस अगर पूछेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का नगण्य योगदान का कारण में आप लिख सकते हैं कि पूंजी का अभाव, बढ़ती जनसंख्या, वैज्ञानिक प्रणाली और तकनीकी का अभाव, ये 3 जो है उसमें भी जा सकता है। अब आता है परियोजना कार्य। ये परियोजना कार्य जो है ये छात्र को खुद से अपने कक्षा कक्ष और विद्यालय में अपने सहपाठी और शिक्षकों के परामर्श से किया जाता है। देखते हैं परियोजना कार्य क्या क्या है आपके। अपने आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध मृदा संसाधन के उपयोग एवं संरक्षण हेतु एक परियोजना तैयार करें। जैसे आपके आसपास में जो उपलब्ध मृदा संसाधन है, मिट्टी है, उसका किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में एक परियोजना कार्य तैयार कीजिए। जैसे कि वृक्षारोपण हो गया और पट्टिका कृषि इत्यादि जो भी है, जैविक कृषि न कि रासायनिक कृषि, इस तरह से जो भी है उसका इस्तेमाल करके तो उस पर आप एक योजना बनाइए और उसको आप अपने शिक्षक और सहपाठियों से चर्चा कीजिए। ग्राम प्रतिनिधि विद्यालय प्रधान से मिलकर संसाधन संरक्षण और प्रबंधन पर एक संगोष्ठी का आयोजन करें। मतलब आपको क्या करना है, जो ग्राम प्रतिनिधि विद्यालय प्रधान से मिलकर, और ग्राम प्रतिनिधि हो गए आपके मुखिया हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, प्रमुख हो गए या जिला पार्षद, जो भी है आपके गांव के प्रतिनिधि, उनसे और विद्यालय प्रधान यानी कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मिलकर आपको क्या करना है, संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन, यानी कि जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका किस प्रकार से संरक्षण किया जाए और प्रबंधन किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इसके कमी से बचा जा सके। इसके लिए एक संगोष्ठी आयोजित करना, एक वाद विवाद आयोजित करने के लिए आप इनसे संपर्क करें। ये जो भी कार्य है ये छात्र को स्वयं करने होते हैं। जब ये छात्र स्वयं करते हैं परियोजना कार्य, तो अन्य छात्रों से उन्हें उत्कृष्ट बनाते हैं, प्रतिभाशाली बनाते हैं, जिसके कारण वो छात्र अच्छे करते हैं। अब एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं, एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये आपके अभ्यास पुस्तिका में जो आपके पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न में नहीं दिया गया है, एक खुद से तैयार किया गया है। देखा जाता है कि ये क्या क्या दिया गया है। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मतलब दिया गया है क्षेत्र छोटा नागपुर महाराष्ट्र, गंगा घाटी, अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर होगा छोटा नागपुर। प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? यहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र में महाराष्ट्र भी आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? जो प्रायद्वीपीय भारत में है वो कौन सी मिट्टी मिलती है, यानी कि जो मैदानी भाग होता है उसमें कौन सी मिट्टी मिलती है? तो पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी ही कृषि योग्य भूमि होती है या मिट्टी होती है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? मतलब चारागाह के लिए कितने प्रतिशत भूमि है? तो 4%। इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है?
मतलब जो कि निम्न में से कौन सा है जो भूमि के संरक्षण के लिए उपयुक्त हो सकता है? भूमि को जलमग्न बनाए रखना नहीं। जब जलमग्न बना रहेगा तो वो संरक्षण कैसे करेगा? वो तो और भूमि के जो मिट्टी का स्तर है उसको कम करेगा। बाढ़ नियंत्रण, हाँ बाढ़ नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि जो बाढ़ ही नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगा तो मिट्टी का क्षरण नहीं होगा, अपरदन नहीं होगा, तो मिट्टी का वो संरक्षण में सहायक होगा। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेज़ी लाना, इससे भी ये मिट्टी का संरक्षण नहीं होगा, क्योंकि जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो लोग अपने रहने के लिए, आवास के लिए खेती और वनों का विनाश करेंगे, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से तो कोई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण दिया है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? मतलब पहाड़ों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भूमि है? तो 10%, 27%, 30%, 48%। तो आंसर होगा 27%। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उन्हें कहते हैं जो कम से कम शब्दों में आंसर दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? मतलब राष्ट्रीय उत्पादन में भारत का कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है, कितना योगदान है? तो भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 22% है। कितना है? तो 22% है। भारत की प्रमुख भू आकृति के नाम लिखे। भारत के प्रमुख भू आकृति के नाम है, मतलब कौन कौन सी भू आकृति में विभाजित है भारत? तो यहाँ पे है पर्वतीय क्षेत्र में 30%, मैदानी क्षेत्र 43% और पठारी क्षेत्र 27%। तो ये भी पूछ सकता है कि भारत की प्रमुख भूमि में सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? तो मैदानी क्षेत्र का कितना? तो 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष से भी कम समय तक जिस खेत में फसल उत्पादन न हो उसका नाम क्या है? मतलब एक वर्ष से भी कम समय, कुछ लोग साल भर या उससे कम के लिए ही खेतों में कोई फसल नहीं लगाते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसे को वर्तमान प्रति कहा जाता है। मतलब प्रति छोड़ देते हैं तो कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एक वर्ष से कम के लिए, तो उसे कहेंगे वर्तमान प्रति। किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है? मतलब भूमि तो है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। किन दो राज्यों में है? तो एक है जम्मू कश्मीर में 60% और दूसरा है राजस्थान में 30%। यहाँ पे व्यर्थ भूमि है। तो राजस्थान में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। मरुस्थलीय भूमि में वहाँ पे किसी भी प्रकार के फसल उत्पादन नहीं हो पाता है या जीवन नहीं हो पाता है। इस कारण से होता है, लेकिन उतनी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है या कम? तो जो क्षारीय, कोई भी क्षारीय चीज़ हो, कोई भी क्षारीय पदार्थ खाने योग्य हो या कोई भी चीज़ हो, जो खून होता है वो भी क्षारीय होता है। वो उसका भी मान, खून का जो मान होता है वो क्षारीय मान वो होता है 7.4। कितना होता है? तो 7.4। यहाँ पे दशमलव है, 7.4 होता है। तो जो भी 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो गया, और जो 7 से कम होगा वो क्या हो गया? अम्लीय हो जाता है। तो क्षारीय मिट्टी का मान पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, गांठ बांध कर। ये आपको भूगोल के अतिरिक्त मुख्य रूप से पूछे जाते हैं रसायन विज्ञान में कि क्षार का मान कितना होता है? तो 7 से अधिक। और अम्ल का मान कितना होता है? तो 7 से कम जिसका भी हो वो हो गया अम्ल, और 7 से अधिक जिसका भी होता है ज़्यादा वो हो गया, वो हो जाता है आपका अम्लीय, क्षारीय। लघु उत्तरीय प्रश्न,
भूमि किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है? भूमि जो है वो मतलब किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भूमि पे ही हम लोगों का जीवन पनपता है या जीवन है, और उसके साथ साथ जो भूमि से हमें बहुत से खनिज तत्व, पेड़ पौधे, जो भी चीज़ है आवश्यकता की जीवन से संबंधित, वो सभी चीज़ें कहाँ पे मिलती है हमको? इस पृथ्वी पे ही मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि पर ही मिट्टी मिलती है, कृषि कार्य की जाती है। देखिए यहाँ पे मिट्टी मिलती है, कृषि कार्य की जाती है। भूमि पर कृषि कार्य करने से मनुष्य को अन्न प्राप्ति होती है। कृषि करने से ही अन्न की प्राप्ति होती है। भूमि पर ही मानव आवास मिलता है। भूमि पर मानव आवास मिलता है। गांव नगर कहाँ पे बसते हैं? तो भूमि पे ही गांव नगर बसते हैं। भूमि पर ही मनुष्य अपना मकान बनाकर उसमें रहते हैं। वो जो जंगली और खतरनाक पशुओं से उनकी रक्षा करते हैं। भूमि पर ही पशुपालन होता है। भूमि पर ही पशुपालन होता है। भूमि पर ही मनुष्य पालतू पशुओं को दूध, ऊन, चमड़े, मांस इत्यादि की प्राप्ति की जाती है। मतलब जो पालतू पशु होते हैं उनसे क्या क्या मिलता है हमें? दूध मिलता है, ऊन मिलता है, चमड़ा मिलता है, मांस मिलता है। इनके लिए मुख्य रूप से किन किन पशुओं का पालन किया जाता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँट इत्यादि पशुओं का पालन किया जाता है। पशु मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जो पशु होते हैं वो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जो मनुष्य को कृषि कार्य में सहायक होते हैं। भूमि पर ही मनुष्य द्वारा वाणिज्य व्यवसाय किया जाता है। व्यवसाय करने से मनुष्य को अन्न की प्राप्ति होती है। यानी व्यवसाय करने से कोई ना कोई व्यवसाय करेगा तभी उसको जो भी आर्थिक अर्जन होगा तो उससे वो अन्न खरीद कर या उगा कर वो अपने आप को तृप्त करेगा। भूमि पर ही मनुष्यों द्वारा तरह तरह के उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। उद्योग धंधे करने से मनुष्य को आर्थिक लाभ होता है। जो किसी भी प्रकार का उद्योग धंधे होते हैं उससे मनुष्य को क्या लाभ होता है? तो आर्थिक लाभ होता है। आर्थिक लाभ होने से मनुष्य का आर्थिक विकास होता है। जब आर्थिक लाभ होगा तो मनुष्य को आर्थिक विकास भी होता है और मनुष्य के आय में वृद्धि होती है। मनुष्य के आय में वृद्धि होने से देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। अतः इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी जितने भी प्रकार से संसाधन होते हैं वो भूमि से संबंधित होते हैं और वो मनुष्य और राष्ट्र की उन्नति में बहुत योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन सुविधाओं के कारण भारत में गहन कृषि की जाती है? गहन कृषि के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपयुक्त है भारत में, उस पर चर्चा करना है। देखते हैं क्या है आंसर। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का दबाव और सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण गहन कृषि की जाती है। जनसंख्या का बढ़ता दबाव और सीमित कृषि योग्य भूमि मतलब कि सीमित है, ये नहीं विस्तार पूरा नहीं है कि कहीं से भी कहीं तक कोई कृषि कर सकता है। इस कारण से गहन कृषि की जाती है, यानी बड़े पैमाने पर कृषि करने का कार्य किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाती है। भारत मानसूनी वर्षा वाला देश है। भारत किस प्रकार का वर्षा वाला देश है? तो मानसूनी वर्षा वाला देश है। वर्षा एक विशेष मौसम में होती है और नियमित रूप से होती है। वहीं बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है और वर्षा का अभाव को देखने को मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई का सहारा लिया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा जल पूर्ति रहती है। उन नदियों का बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है और उससे जलाभाव क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। भारत के मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
पाई जाती है जो अत्यंत उपजाऊ है। इन्हीं कारणों से भारत गहन कृषि की जाती है। देखिए, जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती है वो क्या होती है, वो 12 मासी यानी 12 मास उसमें साल भर तक उसमें जल पानी रहता है, जिस कारण ही उसे 12 मासी नदियाँ कहा जाता है। 12 मासी नदियाँ कहा जाता है। उसके साथ साथ उन नदियों पर ही, जिस नदी में साल भर पानी रहेगा उसी नदी पर ही न बांध बनाया जा सकता है। तो उन्हीं नदियों पर बांध बनाकर और जिन क्षेत्रों में पानी की दुविधा या अभाव रहता है वहाँ पे जल आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग कौन कौन हैं? गंगा के मैदान में सामान्यतः इनमें से कौन मिट्टी पाई जाती है? मतलब भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? और गंगा के मैदान के सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गंगा में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग हैं। जो भौतिक गुण है उसके आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग हैं। बलुई मिट्टी, चिक्का या चिकनी मिट्टी, दुमटी मिट्टी। बलुई मिट्टी सैंडी सॉइल, इसमें पंख मृत्तिका चिकनी मिट्टी की अपेक्षा बालू का प्रतिशत अधिक रहता है। यह मिट्टी जल की बड़ी भूखी होती है, अर्थात यह बहुत जल सोखती है। जो बालू होता है वो जल का बहुत ज़्यादा शोषण करता है, बहुत ज़्यादा जल सोखता है। चिक्का या चिकनी मिट्टी, क्ले मिट्टी, इसमें पांक या गाद सिल्ट का प्रतिशत अधिक रहता है। यह मिट्टी सूखने पर बहुत ही कड़ी और दरार युक्त होती है तथा गीली होने पर चिपचिपी या और अभेद हो जाती है। इस मिट्टी की जुताई कठिन होती है, अर्थात जब ये सूख जाती है मिट्टी तो एकदम कठोर हो जाती है, और जब गीली रहती है तो ये क्या होती है, चिपचिपी और अभेद। यानी जब सूखी रहेगी तब भी इसमें जुताई नहीं होगी और जब गीली रहेगी तब भी नहीं होगा। ये मुख्यतः कौन सी मिट्टी होती है? जो काली मिट्टी होती है उसी को ही कहा जाता है। और तो इसके लिए कब जुताई की जाती है? जब हल्की सी बारिश हो ही जाती है तभी इसकी जुताई कर दी जाती है। अब आते हैं दुमटी मिट्टी या दोमट मिट्टी या लोई सॉइल। इसमें बालू और पंख दोनों का मिश्रण लगभग बराबर होता है। कृषि के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसमें गहरी जुताई हो सकती है। मतलब इसमें बालू और जो बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी दोनों का प्रतिशत किसमें होता है? इन दोनों का तो इसमें होता है दोमटी मिट्टी में, जिसके कारण से इसकी सिंचाई और उपजाऊ क्षमता बहुत अच्छी होती है। और दोमटी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। गंगा के मैदानी में सामान्यतः दोमटी मिट्टी पाया जाता है। जो गंगा के स्थानों में मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमटी मिट्टी है। दोमटी मिट्टी के ही अंतर्गत आता है जलोढ़ मिट्टी। स्थानबद्ध और वाहित मिट्टी में क्या अंतर है? स्थानबद्ध मिट्टी उसे कहते हैं जो एक ही स्थान पर रहती हो, वो बहती न हो, और वाहित मिट्टी यानी जो बह कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती रहती है, चलती रहती है, उसे वाहित मिट्टी कहते हैं। तो इसका अंतर देखते हैं क्या दिया है। स्थानबद्ध मिट्टी वह क्षेत्र है जो ऋतु क्षरण के ही क्षेत्र में पाई जाती है। पार्श्विका मिट्टी होती है। इसमें आधारभूत चट्टान और खनिज और मिट्टी के खनिज कणों के समरूपता होती है। काली मिट्टी
लाल मिट्टी तथा लेटेराइट मिट्टी के उदाहरण हैं। जो काली मिट्टी और लाल मिट्टी है वो किस मिट्टी के उदाहरण है? तो लेटेराइट मिट्टी के उदाहरण। वाहित मिट्टी, अब वाहित मिट्टी किसे कहते हैं? जी, इसका ऋतु क्षरण तथा विकास किसी दूसरे प्रदेश में हुआ है, किंतु अपर्जन दूतों द्वारा उसे किसी दूसरे प्रदेश में निक्षेपित किया गया है। चूँकि इसका परिवहन होता है इसीलिए इसे वाहित मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टियाँ मौलिक चट्टानों से विसंगति रखती है। जलोढ़ मिट्टी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो वाहित मिट्टी का उदाहरण है। भारत का वृहद जलोढ़ मैदान उस मिट्टी का बना है जिसका निक्षेप गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा पठारी भारत के उत्तर बहने वाली नदियों से हुआ है। भारत के तटीय मैदानों में भी वाहित जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो तटीय मैदान है वो उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वाहित जलोढ़ मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी और काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र बताइए। मतलब भारत में काली मिट्टी और लाल मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ पे बताइए जाए उसके बाद। तो लाल मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र है। यह मिट्टी क्षेत्र दक्कन पठार, पूर्वी और दक्षिणी भागों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी प्रमुख क्षेत्र मिट्टी है महाराष्ट्र का बड़ा भाग, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, कृष्णा और गोदावरी घाटी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मालवा खंड में पाई जाती है। मतलब लगभग कहा जा सकता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अलावा कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी के साथ साथ तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भारतीय मिट्टियों के 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से, उनका निर्माण किस प्रकार हुआ है? मतलब भारतीय मिट्टी के 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से और उनका निर्माण किस प्रकार से? तो भारतीय मिट्टी के 3 प्रमुख प्रकार निम्न हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो देखते हैं इसके बारे में आगे क्या है। इन तीनों प्रकार की मिट्टियों से संबंधित निर्माण की प्रक्रिया को निम्नलिखित 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, भारत में यह मिट्टी विस्तृत रूप से मिलती है, फैली हुई है और उपजाऊ होने के कारण कृषि कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी बाढ़ में उसके बेसिन में जमा हो जाती है। भारत साथ ही समुद्री लहरें अपने तटों पर ऐसी मिट्टी की परत जमा कर देती है जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी की आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर मिट्टी कहा जाता है। बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को दियारा मिट्टी कहा जाता है। देखिए, मिट्टी की आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर मिट्टी कहा जाता है और बिहार में जो बालू द्वारा मिश्रित जलोढ़ मिट्टी है उसको दियारा मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी, स्थानीय स्तर पर काली मिट्टी को रेंगुण मिट्टी कहा जाता है। रेंगुण मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। पिछले प्रश्न में हम आपको बता चुके हैं। काली मिट्टी का निर्माण दक्षिणी क्षेत्र के अलावा वैशाल क्षेत्रों वाले भागों में हुआ है जहाँ अर्ध शुद्ध होगा। यहाँ पे मतलब कि उसकी जो शुद्धता है 100% नहीं होती है। भागों में इसका रंग काला पाया जाता है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम युक्त पदार्थ, टाइटेनियम, इसमें देखिए लोहा, एल्युमिनियम, टाइटेनियम के जीवाश्म, एल्युमिनियम के सिलिकेट मिलने के कारण इसका रंग काला होता है।
इसमें पोटास, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं लाल मिट्टी के। लाल मिट्टी भारत के विस्तृत क्षेत्र में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण लोहे और मैग्नीशियम के खनिजों से युक्त रवेदार और रूपांतरित आग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है। इसका रंग लोहे की उपस्थिति के कारण लाल होता है। किसके कारण? तो लोहे की उपस्थिति के कारण लाल होता है। अधिक नम होने के कारण इसका रंग पीला भी हो जाता है। लाल मिट्टी का रंग पीला भी हो जाता है। यह मिट्टी ग्रेनाइट चट्टानों से टूटने से बनी है। इसकी बनावट हल्की रंध्रमय और मुलायम होती है। जिसकी बनावट है हल्की रंध्रमय और मुलायम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी और लाल मिट्टी की अलग अलग विशेषताओं पर प्रकाश डालें। भारत में उनके अलग अलग क्षेत्रों का उल्लेख करें। जो काली मिट्टी और लाल मिट्टी है उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाली। उसके साथ साथ भारत में अलग अलग क्षेत्रों का उल्लेख करें। मतलब किन किन क्षेत्रों में ये काली मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है उनका उल्लेख करना है। भारत में काली मिट्टी और लाल मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इन मिट्टियों की विशेषताएं और पाए जाने वाले क्षेत्रों का अलग अलग वर्णन निम्नलिखित है। काली मिट्टी की विशेषताएं निम्नलिखित है। इनमें यहाँ पे नमी होगा। नमी बनाए रखने की क्षमता होती है। इनमें यहाँ पे नमी होगा। नमी बनाए रखने की क्षमता होती है। काली मिट्टी सूखने पर बहुत कड़ी हो जाती है। ये तो पहले ही बता चुके हैं। इसका रंग काला होता है क्योंकि इसमें लोहा, एल्युमिनियम पदार्थ, टाइटेनियम के साथ जीवाश्म तथा एल्युमिनियम के सिलिकेट मिलते हैं। काली मिट्टी कपास और गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। जो काली मिट्टी होती है वो गन्ना और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। यह भीगने पर मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, परंतु सूखने पर गहरी दरारें पड़ जाती है। इसमें हवा का नाइट्रोजन इसे प्राप्त होता है। मतलब जब ये सूख कर दरार पड़ जाती है जिसके कारण ये नाइट्रोजन को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लेती है। काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात का सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछे तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है। लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी की विशेषताएं और ये कहाँ पाई जाती है इसके देखते हैं। इस मिट्टी का रंग लोहे की उपस्थिति के कारण लाल होता है। साथ ही इसमें नमी होने पर इसका रंग पीला हो जाता है। जब नमी अधिक होगा तो इसका रंग पीला हो जाएगा। इस मिट्टी की बनावट हल्की भ्रंश और मुलायम होती है। इसमें खनिज की मात्रा कम होती है। इसमें जो खनिज की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बोनेट का अभाव होता है इसमें। साथ ही नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होता है इसमें। जीवाश्म तथा चूना भी कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इस मिट्टी में हवा मिली होती है, अतः बुआई के बाद सिंचाई करना आवश्यक है जिससे बीज अंकुरित हो सके। मतलब इस मिट्टी में बुआई करने के बाद सिंचाई करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि तभी जाकर जिस चीज़ का बीज डालते हैं तभी जाकर अंकुरित हो पाते हैं। इस मिट्टी में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कम उपजाऊ होती है। क्यों कम उपजाऊ होती है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। और ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो लाल मिट्टी दक्कन पठार पूर्वी और दक्षिणी भागों में जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहीं पे पाई जाती है। ये तमिलनाडु के 2/3 भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। 2/3 भागों में पाई जाती है।
इसका विस्तार पूर्व में राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर में झांसी, पश्चिम में कच्छ तथा पश्चिम घाट के पर्वतीय ढालों पर तक है। भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, इस मिट्टी पर विशेषताएं बताएं। इस मिट्टी की विशेषताएं बताएं। जलोढ़ मिट्टी भारत में यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों के बेसिन में जमा की गई मिट्टी है। समुद्र लहरों द्वारा भी ऐसी मिट्टी का निर्माण किया जाता है या तटों पर जमा होता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित मुख्य क्षेत्र है: गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र के घाटी क्षेत्र, नर्मदा और ताप्ती के घाटी क्षेत्र, महानदी कावेरी, गोदावरी कावेरी का डेल्टाई क्षेत्र। भारत में जलोढ़ मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का घाटी का क्षेत्र है। जो सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंगा का घाटी क्षेत्र है वो है। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि इसमें सभी प्रकार के खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना, जूट और सब्जियां उगाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जिसके कारण उर्वरता का सहारा लेना पड़ता है। आयु के आकार पर इसे बांगर और खादर में बांटा गया है। पिछले प्रश्न बताए हैं कि इसको आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर भागों में बांटा गया है। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की इस मिट्टी में भी कमी होती है, जिसके कारण उर्वरक जो भी खाद्य चीज, रासायनिक और जैविक खाद्य की सहारा ली जाती है। और इसमें लगभग सभी प्रकार के जो भी खाद्य फसल है उसका पैदावार होता है, जैसे दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना, जूट इत्यादि का, और सभी सब्जियों का साथ ही साथ। ये जो भी प्रश्न थे आपके समाप्त हुए। अब इस पाठ का जो भी सारांश है ये रहा। अगर आप चाहते हैं तो इस पर सारांशीकरण का वीडियो बना दें तो ज़रूर हम इस पर वीडियो बना देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा सारांश है। आप पूरा किताब ना पढ़कर ये सारांश अगर आप एक बार सुन लीजिएगा इस वीडियो का, तो आपका इससे काम हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर उपयोगी लगे तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और जो भी आपका कमेंट है इस कंटेंट के लेकर, तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।